ओनियन 40 रुपीज पर केजी से लेके 80 रुपीज पर केजी हो चुका है। गैस सिलेंडर 600 से 1200 हो चुका है। तेल, चप्पल, जूता, साबुन, कंघी, हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। हर जगह आप जहां देखो वहां महंगाई नजर आ रही है। इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन जनरली। अब अब बहुत बार आप न्यूज सुनते हो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, गवर्नमेंट ने रिजर्व रेशियोज बढ़ा दिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि क्या आरबीआई ही सिर्फ पैसे को क्रिएट कर सकता है, क्या नॉर्मल बैंकें क्रिएट कर सकती है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं आपको, है ना। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन। अब ना बात को थोड़ा समझो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे, इसको बोल सकते हैं अपन राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कि मतलब जो भी नॉर्मल चीजें होती है ना, जनरल प्राइस, नॉर्मल चीज जो होती है उनका जनरल प्राइस लेवल को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। आप मान लो आप ना ये तीन चीज के बहुत ज्यादा शौकीन हो। ऑब्वियसली क्यों नहीं रहोगे, सब लोग ही खाते हैं। पिज्जा, चॉकलेट एंड कोक। ये तीन चीज आपको बहुत पसंद है और मान लो आपका यही सिर्फ डाइट है, ओनली डाइट, मतलब आप सिर्फ इसी पे जिंदा रहते हो। आप जितना कमाते हो उतना खर्च कर देते हो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे। अब मान लो आप ना पिज्जा के ऊपर अपनी सैलरी, जितनी भी आपके पास पैसे हैं उसके 30% खर्च कर देते हो। चॉकलेट के ऊपर आप 40% खर्च कर देते हो और जो बचा हुआ 30% है वो आप कोक के ऊपर खर्च कर देते हो। अब बस मान लो कि आपका सिर्फ यही डाइट है, आप एकदम हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, आप सिर्फ यही तीन चीज ही खा के ही जिंदा रहते हो। अब ना, अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि हर एक का प्राइस, यानी कि ये जो पिज्जा, चॉकलेट और कोक, हर एक का प्राइस अगर 100% से इंक्रीज हो गया, मतलब हर एक का कीमत डबल डबल हो गया, तो इन्फ्लेशन भी डबल होगा क्या? सोचो एक मिनट। अगर ये सारी चीजें डबल हो चुकी तो क्या इन्फ्लेशन भी डबल हो जाएगा? इन्फ्लेशन भी क्या 100% से अप हो जाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल गलत। अब मैं इसको आपको ना एक चीज बताता हूं। ये जो चीज अभी महंगी हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो क्या बोलूं मैं, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि आप जो चीजें यूज कर रहे होते हो, अगर आप उस चीजों का दाम बढ़ रहा है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। विथ इन्फ्लेशन मतलब समझो, ये ना इन्फ्लेशन को समझते हैं अपन। पहले ये समझो कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, जैसे कोई गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स थ्री, गुड्स फोर, ऐसे बहुत सारी चीजों का मिल करके एक बड़ा सा बास्केट बनाती है सरकार। कि इसमें मतलब मान लो कि शुगर का दाम भी हो सकता है, आप नॉर्मल जो चीजें, आटा का दाम हो सकता है, आप नॉर्मल जो चीजें यूज करते हो, पेन, पेंसिल, इन सारी चीजों का, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलकर के एक बड़ा सा बास्केट बनाती है। फिर उस पूरे बास्केट का प्राइस जब इंक्रीज होता है तब उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन। अगर इनमें इस बास्केट में अगर वो गुड्स जो कि इस बड़े बास्केट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो गुड्स आप यूज करते हो, अगर उनका दाम बढ़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन आ गया है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया था तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक गुड्स को कंसिडर किया है कि इन गुड्स के जो जनरल प्राइस राइज होगा, मतलब जो बड़े स्केल पे बहुत सारे गुड्स को आप लेके आओगे, जब उन पूरे सबका एक जनरल प्राइस राइज होगा तो जाके वहां से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। अगर उस गुड्स में सरकार ने कंसिडर ही नहीं किया आपकी जो रोजमर्रा की चीजें जो यूज की जाती है, तो फिर उसको इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा। हाँ, हालांकि महंगा होगा, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये आपको फंडा क्लियर होगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, कि जो आप जो चीजें यूज कर रहे हो उसका दाम बढ़ना, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चला गया। इन्फ्लेशन यानी कि पूरा जनरल बास्केट, मतलब कि जनरली सब चीज का दाम बढ़ रहा है मोटे मोटे तौर पे, तो उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लेशन। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन आता क्यों है। इसके लिए आपको कोई इकोनॉमिस्ट या फिर रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक बुद्धि से सोचो कि इन्फ्लेशन क्यों आता होगा, जनरली सोचो इन्फ्लेशन आता क्यों होगा। बहुत ज्यादा दूर मत जाओ, बहुत ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम सिंपल तरीके से सोचना है। अब मान लो हमारी जो जीडीपी है ना, देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अरे रे, हम्म, अब हम क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, हमारे देश की इकोनॉमी मान लो, अभी हम मान के चलते कि जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत अच्छी चल रही है। तो इस केस में
क्या होगा कि हमारी ओहो। हाँ। अब अब ये सही हो गया। अब मान लो ना हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी जा रही है, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, जीडीपी हमारा बढ़ते ही जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छे, बहुत अच्छा चीज हो रहा है। अब बात ये हो गई कि लोगों को ना प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई, हमारी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है सारी डिमांड्स को केटर करने के लिए। यानी कि क्या, कि मान लो बाजार में 100 चीजों की डिमांड थी, हम ना, हमारे पास भी कैपेसिटी 100 आइटम्स की डिमांड थी, हम भी 100 आइटम बना रहे थे, तब तक सबसे चल रहा था, हमारी ये मैक्सिमम कैपेसिटी मान के चलो, ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। अब बाजार में डिमांड आने लग गई 200 आइटम की, तो क्या हम बना पा रहे हैं क्या 100? हम बना पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारी तो कैपेसिटी सिर्फ 100 आइटम की है, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो, एक सेकंड, हाँ, जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो गया है। जो डिमांड है वो ना सप्लाई से ज्यादा हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, अब ऐसा जब केस हो रहा होता है तो कंपनीज को भी क्या चाहिए होता है, कंपनीज जो होती है उनको भी होता है कि हम अपना प्रॉफिट बनाएं, और अब लोगों को भी जो डिमांड है वो डिमांड ज्यादा ही है, लोगों को प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्राइस जो होगा वो ऊपर जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जब प्राइस बढ़ने लग गया कोई भी चीज का, जनरल प्राइस राइज जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो अब यहां से आ जाएगा इन्फ्लेशन। अब एक मिनट रुको और ये सोचो कि क्या इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ डिमांड ज्यादा होने की वजह से ही हो सकता है क्या? सोचो, ज्यादा दूर नहीं जाते, अपन को चलते हैं कोविड में। कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था पता है? पेंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, कि कोई भी कहीं पे भी नहीं जा पा रहा था, सारी चीज लोग अपने अपने जगह पे लॉकडाउन थे, तो जो फैक्ट्रीज है, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सब रुक गया था। अब सारे जो सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शॉक हो गया, यानी कि हम सप्लाई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या इन्फ्लेशन आता है? बिल्कुल इन्फ्लेशन आता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। अब ना बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं, बोलते हैं कि इन्फ्लेशन ना बुरा नहीं है, इन्फ्लेशन अच्छी चीज है। क्या सच में इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है? ध्यान से सोचो, मैं बताता हूँ। अब मानो, बताने से पहले मैं चलो आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, इन्फ्लेशन जो है ना एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है फॉर पुअरेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो जो ये आम आदमी होता है ना, इसको जो सैलरी मिलती है, जो पुअरेस्ट होते हैं, जो एकदम सबसे लोअर क्लास में लोग होते हैं, या फिर मिडिल लोअर क्लास के जो भी लोग होते हैं, उनको जो सैलरीज मिलती है या फिर वेजेस मिलता है ना, वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं मिलता। ये जो होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी सैलरी भी उस हिसाब से जनरली नहीं बढ़ती, और उनके पास जनरली ऑप्शंस नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें कोई भी चीजों में। उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो जाके बॉन्ड्स वॉन्ड्स खरीद सके या कहीं पे भी इन्वेस्ट करके अपने पैसे की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सके। तो जब इन्फ्लेशन आती है ना, तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है पता है? पुअर क्लास को मार पड़ती है, जो सबसे नीचे नीचे लेवल के लोग होते हैं हमारे इसमें, जिनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा मार पड़ती है इसकी वजह से। इसलिए इन्फ्लेशन को हम लोग ना वर्स्ट टैक्स फॉर्म भी कहते हैं। अब फिर भी अगर अब मैं पूछूं कि आप बताओ इन्फ्लेशन कितना अच्छा होता है, आप हो सकता है आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन 5% बहुत बढ़िया है, 5 से 10% के बीच रहना चाहिए। मैं बोलूंगा अच्छा, मान लो अब हम दोनों ने अग्री की कि 5% होना चाहिए। मैं बोलूंगा आप साल में जितना भी पैसा कमाते हो उसका 5% मुझे दे दो। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूं भाई तुझे पैसा? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इन्फ्लेशन बेकार चीज है, इन्फ्लेशन होना कभी भी अच्छा नहीं होता। ये का फंडा क्लियर है। अब क्या होता है कि और ये बात है कि इन्फ्लेशन इनएविटेबल है, हमेशा आप ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज को, क्योंकि डिमांड सप्लाई ऐसा हमेशा आप कांस्टेंट रख के तो नहीं चलोगे, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, चाहे कुछ हुआ, बहुत सारी फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको रोकने के लिए कौन आता है पता है पिक्चर में? सरकार आती है, आरबीआई आती है, सेंट्रल बैंक्स आती है, ट्रेजरीज, ये सारे के सारे कूद पड़ते हैं हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है उनका काम क्या होता है। जो सेंट्रल बैंक्स होती है, क्या मैं सेंट्रल बैंक जो बोल रहा हूं इसका मतलब क्या सीबीआई है कि अपने यहाँ पे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है क्या? नहीं भाई, सेंट्रल बैंक यानी कि जो बैंकर्स का बैंक है। अपने इंडिया में कौन है? आरबीआई, आरबीआई है। और यूएस में कौन है? फेड, फेडरल रिजर्व, इसको बोलते हैं ना फेड, वो हो गया। जापान में है बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान। ये सारे होते हैं सेंट्रल बैंक्स, हर अपने अपने जगह के एक सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो ये हम इनका मेन काम होता है कि हम किसी भी तरह से अपने इन्फ्लेशन वगैरह को इन सबको कंट्रोल में ला सके।
लेकिन क्या सिर्फ यही काम होता है क्या कि सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है? नहीं, इनके क्या क्या काम होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे जो मेजर काम होता है इनका, सबसे पहले तो यही होता है कि क्या करना है, कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इनको, इनका मेजर फॉर्मेशन यही इसीलिए हुआ था कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इन्फ्लेशन को आप ऐसे समझो कि आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, आपकी पैसे की जो कीमत है वो घटते जा रही है। आप ऐसे ना बहुत बार आप ऐसे सुने होंगे कि अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो, इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। इसका मतलब क्या है कि आज आज आप जो भी चीजें $1 से, या फिर आप ₹1 से, या फिर आप ऐसे समझो कि आप आज आप ₹100 का नोट लिए, ₹100 के नोट में लिए, और आप जाके मान लो कुछ 10-10 रुपए वाले 10 चिप्स आप लेके आ जा रहे हो। आप तो वैसे भी हेल्दी हो तो आप चिप्स ही खाओगे। 10 चिप्स आज आपको मिल पा रहा है, लेकिन वहीं आप अगर 5-6 साल बाद चले जाओगे तो हार्डली आपको 5 चिप्स भी नहीं मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ₹100 में आपको दो ऑप्शन है, ₹100 में आपको या तो आज दे दो, या तो ₹100 में आपको 10 ईयर्स के बाद दे दो। तो आप कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसकी जो पैसे की वैल्यू है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से घटते जाएगी आगे आगे जाते जाते। तो पहला फॉर्म फंडा केस क्लियर हुआ कि सेंट्रल बैंक को क्यों फॉर्म किया गया था, पहला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरा फंडा, सेंट्रल बैंक क्या काम करता है पता है? वो बैंकर्स होता है, बैंकर ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का भी बैंक होता है ये। और क्या होता है ये? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी यही बैंक होता है कि जो सरकार के जो पैसे वैसे से लेन देन या जो भी चीजें हो रही होती है वो सब काम कौन देख रहा होता है? ये सेंट्रल बैंक। हमारे केस में कौन होगा? आरबीआई। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन। जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस लाना होता है देश के अंदर, वो सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या, ये इसके पास मोनोपोली होती है पैसे को प्रिंट करने की, मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी। यही जितना चाहे पैसा कैसे प्रिंट करना है, कब प्रिंट करना है, वो सब कुछ इसके हाथ में होता है। और इसके बाद में और क्या होता है कि ये जो इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं ना हमारे पास, रिजर्व्स यानी कि आप कभी देखते होगे, न्यूज में सुनते होगे कि हमारा जो है ना यूएस रिजर्व्स, या फिर बोल सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स घट रहा है। यानी कि रिजर्व्स लेके हम क्यों रखते हैं? फॉरेन की करेंसी हम अपने पास रख के रखते हैं। हमारे लॉकर में थोड़ा बड़ी येन पड़ा होगा, जापानीज येन पड़ा होगा, या फिर ब्रिटिश ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड पड़ा होगा, या फिर हमारे पास यूएस डॉलर पड़ा होता है। ये सब हम रखे रहते हैं क्योंकि हमारे जो एक्सचेंज रेट के कारण जो फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा होता है, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा कम पड़े, हेजिंग के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली। समझ में आया आपको? ये फंडा क्लियर हुआ? अब ना अपन समझते हैं कि क्या कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल बैंक से होती है, क्या वो पैसे को क्रिएट कर सकते हैं क्या? ये तो आपने हर बार सुना होगा कि जो आरबीआई है वो वही वही प्रिंट करता है पैसे को। अब ना मैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो अब मैं बताता हूँ कि कमर्शियल बैंक्स, अभी जैसे मैं बोलूँ कि कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स जो आपके आजू बाजू नॉर्मल बैंक से होंगे, कमर्शियल बैंक कैसे? जैसे मान लो कि एसबीआई हो गया, ये आईसीआईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई, कोटक, ऐसे पता नहीं जितने भी बैंक है, कोई भी आपके आसपास के बैंक को पकड़ लो, वो सारे हो जाएंगे। जनरली वो जो आते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब ना एक फंडा होता है रिजर्व करके। आरबीआई क्या बोलता है कि आपको, आप बैंक में, आप मान लो आप कोई बैंक में गए, आप, ये बैंक है, इस बैंक में अगर आप ₹100 जाके डिपॉजिट करके आते हो ना, ₹100 डिपॉजिट करके, तो एक सर्टन अमाउंट आपको ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कुछ अमाउंट आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 30%। तो इसका मतलब क्या कि अगर बैंक में मैं जाके अपने घर के पास के एसबीआई बैंक में ₹100 डिपॉजिट करता हूं, तो ये बैंक को ₹30 आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और जो बचा हुआ ₹70 है, उसी को जाके आगे लेंड करेंगे। ये फंडा क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं ना रिजर्व्स रखना है अपने। रिजर्व्स मैंडेट से होते हैं कि रिजर्व ये आपको रखना ही पड़ेगा आरबीआई के पास। अब मैं इसको समझाऊंगा आगे चल के, अभी अभी थोड़े मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में बताऊंगा। अब देखो कि मान लो ये है ना बैंक 1 है, इसके पास गया मैं, ₹1000 जाके डिपॉजिट करके आ गया। अब ₹1000 डिपॉजिट करके आ गया, तो इसका जो 30% है, ये तो मुझे किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो यानी ₹300 तो आरबीआई लेके चला गया भैया। अब जो बचा 70% है, यानी कि ₹700, ये मैं क्या करूंगा? आगे लोन दे सकता हूं किसी को भी। ये लोन किसको भी दे सकता हूँ? ये लोन कस्टमर्स को दे सकता हूँ, या दूसरे बैंकों को भी मैं लोन दे सकता हूँ, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, कंपनीज होती हैं, उन सबको कि जिसको चाहिए उसको मैं लोन दे दूंगा, पर वो मुझे सिर्फ ₹700 में से लोन देना पड़ेगा। अब मानो, अब क्या हुआ? दूसरी बैंक आई, बैंक 2। अब ये बैंक आई और इसने ये जो ₹700 था ना, ये अपने पास लेके आ गई।
ले लिया बैंक से लोन, 700 रुपीज लोन पे ले लिया इसका और डिपॉजिट में अपने डाल दिया। अब इसने जो 700 रुपीज डिपॉजिट में डाला, इसका फिर से 30%, यानी कि इसका फिर से 30% यानी कि 210 रुपीज किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। और जो बचा हुआ 70% है उसी को आगे लोन दे सकते हैं। 490 रुपीज जो बच गया, अब इसी को आगे जाके वो लोन में दिया जा सकता है। अब क्या होगा, ये जो 490 रुपीज, अब मान लो बैंक 3 आई, ये फंडा चलता गया, बैंक 3 आया, उसने ये 490 रुपीज लोन लिया और अपने डिपॉजिट में डाला। अब डिपॉजिट में डालते ही उसका 30% आरबीआई लेके जाएगा और जो बचा हुआ 70% है वो आगे लोन में देते जाएगी। तो अब देखो ऐसे चलता जाएगा। अब क्या होगा ना, अब देखो फंडा, पहले स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मैंने जाके डिपॉजिट किया था, मैंने स्टार्टिंग में जाके डिपॉजिट किया था 1,000 रुपए। अब उसी तरह ये साइकिल ना जैसे ऐसे 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 चलता जाएगा। पहले 1,000 रुपए था, फिर ये बैंक वन आई, बैंक वन ने आगे जाके कितना डिपॉजिट किया, दूसरे बैंक को लोन कितना दिया, 700 रुपीज। फिर जो बैंक टू आई, उसने जाके कितना यहाँ पर डिपॉजिट किया, 490 रुपीज। फिर वही यही यही लोन, बैंक टू ने ये अमाउंट लोन दिया बैंक थ्री को, फिर बैंक थ्री ने आगे जाके कितना आगे लोन में दिया, 343 रुपीज। इसी तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे एंड में जाके पता है, अगर इन सभी का सम करोगे आप, तो ये पूरे का अगर आप सम करोगे ना, तो कितना निकल करके आता है पता है, 3,333 रुपीज। अब देखो मैजिक देखो, आपने सिस्टम में कितना रुपया डाला, 1,000 रुपए, और अब सिस्टम में कितना रुपया पूरा बन चुका है, वो 3,333 रुपए, यानी 3,333 रुपीज। तो क्या समझ में आ रहा है, ये बैंक्स जो है, क्या बैंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स भी मनी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। अब आपको इतने दिन से डाउट ये इसलिए था क्योंकि आप सोचते थे कि जो मनी है ना, करेंसी ही मनी होता है, सिर्फ करेंसी ही मनी होता है, ये ओनली आपको, आपके मन में सिर्फ ये था कि सिर्फ करेंसी मनी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसी बात नहीं, गलत है। डिपॉजिट्स भी मनी हो सकता है, डिपॉजिट जो होते हैं बैंक में वो भी मनी होता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि मैंने सिस्टम में 1,000 रुपया डाला, फिर वो पैसे 1,000 रुपए के 30% आरबीआई लेके गया, उसके पास 700 बचा, फिर वो 700 लोन पे दूसरे बैंक को दिया, फिर बैंक ने उसका 30% आरबीआई को दिया, जो बचा फिर उसको आगे लेंड किया। तो ऐसे करते करते सिस्टम में 3,333 रुपीज हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, क्या कि कमर्शियल बैंक लेंड कर सकते, कमर्शियल बैंक, क्या कैन कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? यस। अगर अब से कभी भी आपके दिमाग में होगा कि क्या बैंक मनी क्रिएट कर सकते हैं, कैन कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी? यस, आंसर है यस। हम सेंट्रल बैंक मनी क्रिएट कर सकते हैं। देखो कि बैंक के पास कुछ पैसा नहीं था, वो आउट ऑफ थिन एयर पैसे आ गए, वो आगे आगे बढ़ने लगा। और सोचो, ये तो सिर्फ 1,000 रुपए मैंने एग्जांपल लिए थे उसके। अब अब ना इसमें एक और फंडा, वो जो रिजर्व रेशियो मैंने बोला था कि 30% है, मान लो कि आरबीआई बोलता है कि ना अब रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व्स है उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जब आरबीआई के पास रिजर्व्स का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक के पास पैसे कम बचेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा तो आरबीआई के रिजर्व में चला जाएगा। जब बैंक के पास पैसे कम बचेंगे तो अब ये पैसे को आगे बांटना होगा लोगों में। अब कम पैसे से उसको ज्यादा पैसा कमाना है, तो क्या करेगा, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब अब फंडा समझ में क्लियर आ रहा है? अब फंडा क्लियर हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है यहाँ पे। अब ये तो एक केस हो गया। अब अगर आरबीआई बोलता है कि भाई मैं रिजर्व्स को घटा देता हूँ, रिजर्व्स को घटा दूंगा, तो बैंक के पास पैसे कितने हो जाएंगे, पैसे ज्यादा हो जाएंगे। बैंक के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो सबको कम रेट पे दे देगा, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट के साथ में कैसा रिलेशन था जीडीपी पे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के खत्म होते ही आप जीडीपी का देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने बहुत सारी चीज अच्छे से समझाई है। हाँ, ये फंडा आपको एकदम क्लियर होगा कि बैंक कैसे पैसे बना देती है। अब ना मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये जो सेंट्रल बैंक, अब ये जो सेंट्रल बैंक्स है, जैसे हमारी आरबीआई वगैरह है, इनका काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, राइट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना। तो क्या इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स को चेंज करके हो सकता है क्या? रिजर्व्स को चेंज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो सकता है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ वो एक ही तरीका है? नहीं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्या होता है, वेरियस मेथड्स। अब चलो एक एक करके ना उसको समझते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी पहले पीडीएफ बना के लिंक्डइन पे अपलोड किया था, तो मैं वही सेम पीडीएफ यूज कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन आपको? ओके, ऑल गुड। तो ये देखो, अब ना आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला फंडा होता है, ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? अब देखो, मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक बैंकों की बैंक की तरह भी एक्ट करती है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल बैंक्स है उनको भी अपने
डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर आगे लेंड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये जो सेंट्रल बैंक्स है वो आरबीआई से बैंक से लोन लेती है। बैंक्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। अगर जैसे मान लो मैं एसबीआई हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं जाऊंगा आरबीआई के पास, सर सर मुझे कुछ पैसे लोन में दे दीजिए। आरबीआई बोलेगा ये लो 10% पे मैं आपको लोन में देता हूं। तो ये जो 10% है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये इंटरेस्ट मुझे आरबीआई को चुकाना पड़ेगा, बैंक को, नॉर्मल बैंक को आरबीआई को चुकाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। अब मान लो कि सिस्टम में ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या कर देगा आरबीआई, बोलेगा रेपो रेट मैं बढ़ा देता हूं। तो इससे क्या होगा कि लोन महंगा हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ गया मतलब मैं जिस मुझे आरबीआई को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो लोग, अब मैं आरबीआई को ज्यादा पैसा दे रहा हूं, तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा, मैं तो लोगों से ही पैसे लूंगा। ओके, हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के समझाता हूँ। हाँ, अब देखो क्या हुआ। ये ये सिस्टम बैंक कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ आपको। ये हो गया आरबीआई, ये हो गई नॉर्मल बैंक्स, और ये हो गए पीपल, हमारे जैसे आम जनता। ठीक है, अब बैंक को ना आरबीआई से लोन लेकर के आई, बदले में इसको पैसे चुकाना पड़ेगा, मान लो कि 10% चुकाना पड़ेगा। तो ये होता है रेपो रेट। तो बैंक्स कैसे काम करती है पता है, अगर बैंक्स किसी से आप 5% पे पैसे लिए, तो वो आगे 8% पे पैसे दे देगी, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3%, ये बैंक की कमाई हो जाएगी। समझ में आया, ये जो बीच का 3% है ना, ये ही बैंक की कमाई हो जाती है। कि मतलब अगर देखो, आप आप बैंक में गए, आपने एफडी कराई, एफडी कराओगे आप ना, तो बैंक आपको मैक्सिमम 5% 6% इसके आसपास ही दे सकता है लॉन्ग टर्म एफडी में। और आप वही सेम बैंक, ये जो मान लो आप एसबीआई में गए, आप एफडी कराए, इतना मिला, अब आप बैंक से जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो आपको बैंक लोन कितने में देगा पता है, 10% से लेके 15% तक में लोन देगा। मान लो कि 10% पे लोन दिया और यहाँ पे एफडी का रेट 5% है, तो 5% में बैंक के पास पैसा आ रहा है और 10% में आपको दे रही है, तो जो बीच का 5% है, यही बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। बैंक इसी तरह से कमाते हैं। अब देखो, अब आरबीआई आरबीआई से 10% पे पैसा लेके आई, तो ये बैंक, ऑब्वियसली बैंक को अगर प्रॉफिट कमाना है, बैंक को अपना खर्चा निकालना है, तो इसको आगे लोगों को कितने में देना पड़ेगा, मोर देन 10%, यानी कि मान लो 12% 15%, ऐसे इस तरह से पैसे आगे लेंड करने पड़ेंगे। अब अगर आरबीआई बोलता है कि मैं अपने 10% को 15% करता हूं, मैं कि मैं अब 15% पे आपको लोन दूंगा बैंक को, तो अब बैंक बोलेगा कि भाई मेरे को महंगे में पड़ रहा है, मुझे गुजारा करना है, तो मैं लोगों से और ज्यादा महंगा करूंगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा पता है, इस केस में बैंक बोलेगी कि भाई मैं फिर भी तुम लोगों को 15% से 20% तक में लोन दूंगा। फंडा क्लियर हुआ। तो क्या वो सीन हो रहा है, अब मैं वापिस से आपको लेके जाता हूँ पीडीएफ में। हाँ, तो अभी देखो क्या हुआ, तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तो रेपो रेट बढ़ा देगी आरबीआई, रेपो रेट बढ़ा देगी तो बैंक्स को महंगे में लोन पड़ रहा है, तो अब बैंक्स आगे लोगों को भी लोन महंगे में देगी। तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन, अब लोगों के पास महंगे में लोन मिल रहा है लोगों को, तो लोग उधार कम लेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब मान लो कि सिस्टम में इन्फ्लेशन कम है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रेपो रेट घटा देगी, तो बैंक्स क्या करेगी, बोलेगी कि मुझे सस्ते में पड़ रहा है, चलो मैं भी आगे लोगों को सस्ते में बांटते हूँ, तो लोन सस्ता हो जाएगा, तो लोग ज्यादा ही उधार लेंगे। ये समझ में आ गया फंडा रेपो रेट का। अब समझाता हूं मैं आपको रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक के पास ना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, तो वो बोलता है कि चलो मैं आपको लोन दे देता हूँ, जैसे आरबीआई वहां ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास बहुत पैसे हो गए, मैं आपको कुछ टाइम के लिए लोन दे देता हूँ। तो अब आरबीआई को उल्टा मुझे चुकाना पड़ेगा, आरबीआई मुझे पैसे देगा, हर महीने का, हर साल का इंटरेस्ट आरबीआई मुझे चुकाएगा। तो इस केस में जो ये रेट होता है कि मैं पैसा आरबीआई को दिया, तो किस इंटरेस्ट पे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब क्या होता है कि मान लो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, तो क्या होगा, बैंक्स आरबीआई के पास पैसा ज्यादा रखेगी, बैंक बोलेगी कि मेरे को आरबीआई ऑलरेडी ज्यादा पैसा दे रही है, तो मैं आरबीआई के पास पैसा ज्यादा रखती हूँ, तो लोगों को कम लोन देगी, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर रिवर्स रेपो रेट घट गया, तो बैंक बोलेगी कि मैं आरबीआई के पास पैसा कम रखूंगा, क्योंकि जितना आरबीआई मुझे दे रहा है उससे ज्यादा मैं बाजार से कमा सकता हूँ, तो मैं लोगों में पैसा बांटूंगा। समझ में आ गया, ये हो गया रिवर्स रेपो रेट का फंडा। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, मतलब कि आरबीआई ना कभी कभी बॉन्ड्स खरीदता है। आप बहुत बार न्यूज में सुनते रहोगे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गई या फिर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ चुका है। तो मार्केट में पैसा कैसे आता है, आरबीआई थोड़ी ना पैसे प्रिंट करके हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकती है, नहीं।
तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट मान लो हाईवे बना रही है तो उसके लिए बॉन्ड इशू करेगी, उसको पैसे चाहिए ना हाईवे बनाने के लिए। मान लो 1 लाख करोड़, एक 10,000 करोड़ रुपए का हाईवे का एक कोई प्रोजेक्ट उठाया गवर्नमेंट ने। अब 10,000 करोड़ रुपए कैसे आएंगे, मान लो हजार हजार रुपए के, आ, आ, हजार हजार 10,000 करोड़ के टोटल मान लो आपको पैसे उठाने हैं, तो आप उस 10,000 करोड़ को बहुत सारे पार्ट्स में बांटोगे और उसको एज अ बॉन्ड की तरह बेचोगे। लोग आपको पैसे देंगे, फिर बाद में जैसे ही हाईवे बन जाएगा आप उससे कमाई आना चालू हो जाएगी, उसके बाद आपके जितने भी पैसे थे सब चुका दोगे। तो अब क्या होगा, अब यही बॉन्ड्स को ना आरबीआई खरीद लेगा। आरबीआई बॉन्ड्स को खरीद रहा है, यानी वो पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है, तो सिस्टम में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और बॉन्ड्स आरबीआई खरीद रहा है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसका मतलब समझो, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या होगा, आरबीआई ना बॉन्ड को बेच देगा। जब आरबीआई बॉन्ड को बेचेगा तो सिस्टम से पैसा अपने पास लेगा। अभी जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरे पास ना ये चश्मे का डब्बा है, अगर मैं ये चश्मे का डब्बा मान लो इसकी कीमत 1,000 रुपए है, मैं ये डब्बा आपको बेच रहा हूं, तो ये डब्बा आपके पास गया और आपका 1,000 रुपए आपके जेब में जो था वो मेरे पास आ गया, तो अब आपके पास पैसे है क्या, नहीं। आप मान लो नॉर्मल आम आदमी हो, तो आपके पास पैसे बचे क्या, नहीं। अब मेरे को क्या है, अब ये डब्बा मान लो आपके पास है, मुझे सिस्टम आपके जेब में पैसे डालना है ताकि आप जाके खर्च वर्च करो, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ना 1,000 रुपए है, ये लो 1,000 रुपए, मुझे आप वो डब्बा दे दो, तो फिर आप वो डब्बा मुझे दे दोगे, मैं आपसे डब्बा ले लिया और आपके जेब में आ गया 1,000 रुपए। अब आपके पास 1,000 रुपए आ गया, अब जब जो खर्च करना है करो। तो पहला जो केस था कि आरबीआई बॉन्ड बेचेगा जिससे मार्केट से पैसा बाहर जाएगा, उसको उस केस वो कब करेगा, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो। आरबीआई बॉन्ड्स को कब खरीदेगा, जब इन्फ्लेशन कम हो, मतलब ताकि वो इकोनॉमी को चलाना चाहता हो, तो मार्केट में पैसा आएगा। फिर रिजर्व रेशियो मैंने समझाया था, वो जो रिजर्व होता है अपने इंडिया में जनरली दो तरह का ही होता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर क्या होता है कि कैश में रखना पड़ता है, कि आरबीआई बोलता है कि 18% या 12% इतना पैसा आपको कैश में रखना ही पड़ेगा जितना भी डिपॉजिट हो रहा है। और एसएलआर क्या होता है कि गोल्ड्स और कैश तो रखोगे ही अपने पास, आपको उतने अमाउंट का गोल्ड और बॉन्ड्स भी कुछ अमाउंट का आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, राइट। और वो गिरवी रखना पड़ता है इन द सेंस वो पैसा बैंक का ही होता है, लेकिन वो मैंडेटरी किया जाता है आरबीआई द्वारा। फिर उसके बाद आता है लोन टू वैल्यू। अब क्या होता है कि आपको अगर मान लो कोई चीज खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक बोलती है कोलेटरल रखो, या तो आप अपना घर रख दो या फिर आपके पास सोने की ज्वेलरी वगैरह वगैरह रख दो। तो ना उसमें एक बैंक में कॉन्सेप्ट टर्म होता है लोन टू वैल्यू करके। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपए की चीज, जैसे मान लो ये डब्बा 100 रुपए का, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ना लोन चाहिए, तो मैं बैंक बोलेगी मुझे कोलेटरल दो, तो मैंने डब्बा 100 रुपए का जाके बैंक के पास रख दिया। अब बैंक बोलेगी इसकी कीमत 100 रुपए, मैं अगर एलटीवी लोन टू वैल्यू 70% है तो मैं आपको 70 रुपीज ही दे सकता हूँ लोन में। तो ये एलटीवी को चेंज करके भी आराम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, हर सेक्टर का एलटीवी चेंज किया जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। आरबीआई को सब कुछ पता होता है कि मार्केट में कैसा चल रहा है, ईएमआई बराबर पे लोग पे कर रहे हैं या नहीं, डाउन पेमेंट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, वो सब कुछ उसको पता होता है। अगर बैंक्स बोलती है कि ना हम ना डाउन पेमेंट अपन बढ़ा देते हैं सारे कस्टमर्स के लिए, अभी जैसे मान लो ये फोन है, ये फोन आपको मान लो इस फोन की कीमत 10,000 रुपए, अगर आपको इसको खरीदना है लोन पे खरीदना है, तो आपको मान लो पहले डाउन पेमेंट 2,000 रुपए करने पड़ते थे और उसके बाद हर महीने महीने थोड़े पैसे चुकाने पड़ते थे। तो मैं बोलता ठीक है मेरे पास पैसे कम है, 2,000 डाल के मैं ले लेता हूँ। अब अगर आरबीआई बोलता है कि इसका डाउन पेमेंट मैं बना देता हूँ 6,000 कर देता हूँ, अब मेरे पास 6,000 तो ऑन स्पॉट है नहीं, तो मैं ये क्या खरीदूंगा क्या, नहीं। तो जब इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है ना, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये कंज्यूमर क्रेडिट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको भी मेंटेन कर लेता है। फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है कुछ कुछ सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, वो उनके लेंडिंग रेट को कंट्रोल करता है। अगर मान लो उसको आरबीआई को दिख रहा है कि शुगर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो आरबीआई बैंक्स को क्या बोलेगा कि शुगर इंडस्ट्री के लिए लोन का रेट बढ़ा दो। क्यों, इससे क्या होगा कि वो लोन कम लेंगे और शुगर का प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा। अगर लोन का रेट बढ़ा दिया, लोन का रेट घटा दिया, तो लोग वो शुगर और ज्यादा लेंगे, फिर प्राइस और बढ़ सकता है ना। डिमांड सप्लाई का फंडा जो मैंने पहले समझाया था, तो यही था। आई होप आपको कुछ समझ में अच्छा आया होगा। ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे आता है, ये सेंट्रल बैंक्स कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, आरबीआई जो है उसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है, राइट। कि और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या पैसे क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारी चीजों का आपको आंसर मिल गया होगा। अब इसके बाद से आप जब भी न्यूज सुनोगे कि वहां पे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई जा रही है, राइट, ये इंटरवीन कर रही, सप्लाई बढ़ा रहे हैं मार्केट में, ये सारे टर्म से अब आपको जाके डर आपका जो है ना वो कम हो जाएगा। होप सो आपको इससे एक अच्छी वैल्यू मिली होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।